इतिहास याद करने बैठे थे, लेकिन दिमाग ने बोला भाई ये लोग हैं या रेलवे की लंबी वेटिंग लिस्ट। ट्रेन। रॉबर्ट आया, फिर हेस्टिंग्स घुस गया, फिर विलियम एंट्री मार गया और स्टूडेंट सोच रहा है ये चल क्या रहे भाई। डी। लेकिन आज हिस्ट्री को पढ़ेंगे नहीं, इतिहास की पूरी फैमिली मीटिंग करवाएंगे। एक ऐसी मास्टर ट्रिक बताऊंगी जिससे गवर्नर से लेकर आजाद भारत तक की पूरी कहानी आपके दिमाग में ऐसे सेट होगी जैसे फेवरेट रील का डायलॉग। वार्निंग, ये वीडियो देखने के बाद हिस्ट्री भूलना इलीगल लगने लगेगा। और ये चेतावनी बिल्कुल सही है, क्योंकि इतिहास के पन्नों को हम अक्सर सिर्फ तारीखों और नामों का एक उबाऊ गट्ठर मान लेते हैं, एक ऐसी लिस्ट जिसे एग्जाम पास करने के लिए बस रखना पड़ता है। लेकिन अगर हम उन पन्नों के पीछे की असली राजनीति, अर्थशास्त्र और सत्ता के उस भयंकर खेल को समझ लेना, तो यही इतिहास किसी बेहतरीन पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं लगता। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम ठीक यही करने वाले हैं। बिल्कुल। और चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हमारी आज की इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाएं। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक पुरानी विंटेज सी मेज रखी है और उस मेज पर 3 पीतल की भारी नेम प्लेट रखी हुई हैं। हाँ, वो पुरानी भारी नेम प्लेट्स जो अक्सर बड़े सरकारी दफ्तरों के बाहर दिखती हैं। एकदम वैसी ही। जो पहली नेम प्लेट है उस पर थोड़े पुराने अक्षरों में लिखा है बंगाल का गवर्नर और उसके ठीक नीचे साल गुदा हुआ है 1757। प्लासी के युद्ध के ठीक बाद का समय। हाँ, और फिर दूसरी नेम प्लेट की तरफ देखते हैं। ये पहली वाली से थोड़ी और बड़ी है। इस पर चमकते हुए अक्षरों में लिखा है भारत का गवर्नर जनरल और साल है 1833। मतलब सत्ता का दायरा अब सिर्फ एक सूबे तक सीमित नहीं रहा, पूरे उपमहाद्वीप तक पहुंच गया। और फिर आती है तीसरी, सबसे भव्य और सबसे भारी नेम प्लेट, जिस पर बाकायदा ब्रिटिश महारानी का मुकुट यानी क्राउन बना हुआ है और इस पर लिखा है वायसराय, साल 1858। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ अलग अलग नाम या प्रमोशन वाले पद थे या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सत्ता का डिजाइन काम कर रहा था? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये तीनों नेम प्लेट सिर्फ धातु के टुकड़े या पदनाम बिल्कुल नहीं है। ये भारत के नक्शे के बदलते हुए रंगों और एक बहुत ही खौफनाक कॉर्पोरेट टेकओवर की कहानी कहते हैं। कॉर्पोरेट टेकओवर, ये शब्द बहुत सटीक है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम उस दौर के नक्शों का विश्लेषण करें तो जो 1757 से 1773 के दौर वाला पहला नक्शा है, उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ बंगाल का एक बहुत छोटा सा हिस्सा लाल रंग में नजर आता है। ये वो दौर था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो मूल रूप से सिर्फ मसाले और कपड़े का व्यापार करने आई थी, उसने व्यापार के साथ साथ दीवानी अधिकार हासिल कर लिए थे। मतलब सीधे तौर पर जनता से टैक्स वसूलने का अधिकार। हाँ, और फिर जो दूसरा नक्शा हम देखते हैं 1833 से 1858 वाला, वो तो हैरान करने वाला है। इस नक्शे में भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस लाल रंग में कवर हो चुका है। एक व्यापारिक कंपनी अब पूरी तरह से एक प्रशासनिक मशीन, एक सरकार बन चुकी थी। और फिर आखिर में वो तीसरा नक्शा 1858 के बाद का, जहां वो कॉर्पोरेट कंपनी अचानक से गायब हो जाती है। एकदम सही कहा। कंपनी को पूरी तरह से हटाकर सीधे ब्रिटिश महारानी का मुकुट भारत के ऊपर चमकने लगता है। और यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ था। 1857 की उस महान क्रांति ने सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी के कांपते हाथों से छीनकर सीधे ब्रिटिश संसद को सौंपने पर मजबूर कर दिया था। तो ये है रॉबर्ट क्लाइव, मतलब कहानी का पहला कैरेक्टर। इन्हीं से ब्रिटिश सीरीज का सीजन 1 शुरू हुआ था, जो कि उस पहले नक्शे और पहली नेम प्लेट से जुड़ता है। और क्लाइव का वो सीजन 1 भारत के लिए, खासकर बंगाल के लिए, किसी बुरे सपने से कम नहीं था। बिल्कुल। और इसी सीरीज के सभी मेन कैरेक्टर्स को दिमाग में सेट करने के लिए हम एक बहुत ही पुरानी रहस्यमयी चाबी का इस्तेमाल करेंगे। क्या? इमेजिन करो, एक एंटीक चाबी है जिस पर एक लाइन खुदी हुई है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। ये सुनने में बहुत ही मजेदार और अजीब लाइन है, लेकिन सत्ता के हस्तांतरण का पूरा ब्लूप्रिंट इसी एक लाइन में छिपा है ना? चलिए इसे डिकोड करते हैं कदम दर कदम। सबसे पहला शब्द है रॉबर्ट। रॉबर्ट से बने रॉबर्ट क्लाइव, जो थे बंगाल के पहले गवर्नर। वो पहला आदमी जिसने ब्रिटिश सत्ता का बीज बोया। हाँ। फिर आता है से वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बने बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। मतलब प्रमोशन हो गया गवर्नर से गवर्नर जनरल। एकदम सही। फिर शब्द आता है विलियम। विलियम से बने लॉर्ड विलियम बेंटिक,
जो प्रमोट होकर बने पूरे भारत के पहले गवर्नर जनरल। सत्ता बंगाल से निकलकर अब पूरे भारत पर काबिज हो गई। फिर आता है की से लॉर्ड कैनिंग, जो बने भारत के पहले वाइसरॉय। 1857 की क्रांति के ठीक बाद वाले शासक। आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल। और आखिर में सी से सी राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी एक ही लाइन में सिमट गई। देख रहे हो, फैमिली चेन बन रही है। इसलिए ट्रिक का नाम है रॉबर्ट है विलियम की मौसी। नाम मत याद करो, फ्लो याद करो। हिस्ट्री में टॉपर वही बनता है जो कहानी समझता है, रटना नहीं करता। और ये फ्लो समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है। ये फ्लो हमें बताता है कि कैसे हर एक शासक और हर एक नए पदनाम के साथ इतिहास के अलग अलग कालखंड आपस में जुड़ते हैं। कंपनी का लालच कैसे साम्राज्यवाद में बदलता है, ये इस क्रम से साफ हो जाता है। तो चलिए अब हम इतिहास के 7 सबसे महत्वपूर्ण चेहरों की डिकोडिंग करते हैं। स्टूडेंट्स, इमेजिन करो कि आपके सामने दीवार पर 7 सुनहरे फ्रेम वाली तस्वीरें टंगी हैं। हम एक एक करके हर तस्वीर का पर्दा हटाएंगे। तो पहली तस्वीर है वॉरेन हेस्टिंग्स की। टाइमलाइन है 1773 से 1785 और इसकी मास्टर ट्रिक है हंसते में फिक्स किया। हेस्ट मतलब जल्दी में फिक्स किया। और हेस्टिंग्स के सामने फिक्स करने के लिए बहुत कुछ था। क्लाइव ने बंगाल में जो डुअल गवर्नमेंट या द्वैत शासन शुरू किया था, वो पूरी तरह से लूट और अव्यवस्था का मॉडल था। अब एंट्री होती है हेस्टिंग्स की। अपग्रेडेड वर्जन समझ लो, गवर्नर से गवर्नर जनरल। पर इसने फिक्स क्या किया? इसने क्लाइव के उस द्वैत शासन को खत्म किया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसी के समय आया और 1774 में कलकत्ता में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हुई। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा न्यायप्रिय शासक था, सिस्टम बना रहा था। तो यहीं पर धोखा होता है। वो सिस्टम भारत के लोगों को न्याय देने के लिए नहीं बन रहा था। वो सिस्टम इसलिए बन रहा था ताकि कंपनी की लूट को एक कानूनी और व्यवस्थित ढांचा मिल सके। ब्रिटिश संसद खुद घबरा गई थी कि कहीं कंपनी बंगाल को इतना न चूस ले कि सब कुछ तबाही हो जाए। तो सिस्टम बनाने के पीछे का एजेंडा भी अपना फायदा ही था। खैर, यहाँ कहानी बहुत ही दिलचस्प हो जाती है क्योंकि अब पर्दा उठता है दूसरे चेहरे से। लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से 1793 का दौर। और इसकी ट्रिक बहुत ही विजुअल है। क्लास, इमेजिन करो, कॉर्न यानी भुट्टा, और भुट्टा कहाँ उगता है? खेत में। और खेत मतलब जमीन। और इस जमीन वाले शब्द से सीधा कनेक्शन जुड़ता है 1793 के स्थायी बंदोबस्त, या जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, जिसमें जमींदारों को रातों रात जमीन का मालिक बना दिया गया था, है ना? बिल्कुल। कॉर्नवालिस के समय कंपनी लगातार युद्ध लड़ रही थी, मराठों से, मैसूर में टीपू सुल्तान से, और युद्ध के लिए चाहिए पैसा। तो कॉर्नवालिस ने एक फिक्स इनकम के लिए जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया, इस शर्त पर कि वे कंपनी को एक तय रकम चुकाएंगे। पर इससे तो बेचारे किसानों का सब कुछ लुट गया। वो तो अपनी ही जमीन पर सिर्फ एक किराएदार, एक मजदूर बनकर रह गए। हाँ, और अगर अकाल भी पड़ जाए तब भी जमींदार को कंपनी को पैसा देना ही था, इसलिए किसानों का भयंकर शोषण हुआ। इसके अलावा कॉर्नवालिस को भारत के पुलिस व्यवस्था और सिविल सर्विसेज का जनक भी माना जाता है। वो सिविल सर्विसेज जिसमें किसी भी भारतीय को उच्च पद पर बैठने की इजाजत नहीं थी। एकदम सही। उसका मकसद कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं था, बल्कि अपनी उस नई टैक्स व्यवस्था और प्रॉपर्टी को बचाए रखना था। तो सुधार के नाम पर कंट्रोल। अब आते हैं तीसरी तस्वीर पर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। टाइमलाइन है 1828 से 1835 और इनकी ट्रिक है बैटिंग करके समाज की बुराइयों को बाउंड्री पार भेजा। बेंटिक का कार्यकाल असल में भारत के सामाजिक इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। बिल्कुल, क्योंकि 1829 में राजा राममोहन रॉय जी के कड़े संघर्ष और मदद से सती प्रथा जैसी भयानक कुप्रथा का अंत बेंटिक ने ही किया था। और सिर्फ सती प्रथा ही नहीं, कर्नल स्लीमन की मदद से उस दौर की बहुत बड़ी समस्या ठगी प्रथा का भी खात्मा किया। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ी चीज हुई थी। 1835 में मैकॉले की सिफारिश पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का लागू होना। हाँ, और ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। ये सारे सुधार, चाहे वो शिक्षा हो या समाज, ये कोई विशुद्ध मानवीय दया का परिणाम नहीं थे। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, उन्हें अपने कारखानों के माल के लिए एक बाजार चाहिए था, और मैकाले का स्पष्ट विजन था कि हमें भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो रंग और खून से भले भारतीय हों, लेकिन अपनी पसंद और सोच से अंग्रेज हों। मतलब उन्हें बाबू और क्लर्क चाहिए थे जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन सस्ते में चला सकें और उनके पश्चिमी सामान के ग्राहक बन सके। एकदम सटीक विश्लेषण।
तो अब पर्दा हटाते हैं चौथी तस्वीर से। और ये नाम सुनते ही इतिहास में जैसे कोई सायरन बजने लगता है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856, और इसकी ट्रिक भी इसके नाम की तरह ही है। दाल में काला था, रेल भी लाया पर हड़प भी की। डलहौजी सच में एक दोधारी तलवार था। अगर आप इसके निर्माण कार्यों को देखें तो आपको लगेगा कि ये तो मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्ट है। हाँ, 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच भारत की पहली रेल, पोस्टल सिस्टम, टेलीग्राफ लाइन, ये सब उसी के दौर में आया। लेकिन दूसरी तरफ उसका विनाशकारी रूप, उसकी हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें अगर किसी भारतीय राजा का अपना सगा वारिस नहीं है तो बच्चा बोध नहीं ले सकता और उसका राज्य सीधा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। बिल्कुल। और इसी क्रूर नीति के तहत उसने झांसी, सतारा और नागपुर को हड़प लिया। अवध के नवाब पर तो कुई शासन का झूठा आरोप लगाकर उसे भी छीन लिया। डलहौजी का मकसद भारत के नक्शे से हर उस देसी रियासत को मिटाना था जो अंग्रेजों के व्यापार या विस्तार में रोड़ा बन सकती थी। और इसी बेतहाशा विस्तार और लालच का नतीजा था वो भयानक विस्फोट जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं। डलहौजी ने वो बारूद बिछाया था जिसमें 1857 में आग लगी। और उस आग के बुझने के बाद एंट्री होती है हमारी 5वीं तस्वीर की, लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 1862 का दौर। ट्रिक है क्लेमेंसी कैनिंग, यानी दयालु कैनिंग। लेकिन यहाँ दयालु शब्द को थोड़ा ध्यान से समझना होगा। कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वाइसरॉय बना। हाँ, क्योंकि सत्ता अब कंपनी से सीधे ब्रिटिश महारानी के पास जा चुकी थी। पर ये दयालु कैसे हुआ? 1857 के विद्रोह के बाद कई ब्रिटिश जनरल्स पागलपन पर उतर आए थे। वो अंधाधुंध कत्लेआम करके भारतीयों से पूरा बदला लेना चाहते थे। लेकिन कैनिंग बहुत चतुर राजनेता था। उसने इस अंधाधुंध बदले की नीति को रोक दिया। मतलब उसे समझ आ गया था कि डंडे के जोर पर हमेशा राज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। उसने समझ लिया कि डलहौजी ने राजाओं को दुश्मन बनाकर बहुत बड़ी भूल की थी। इसलिए कैनिंग ने नर्म नीति अपनाई, बचे हुए राजाओं को ब्रिटिश क्राउन का वफादार सहयोगी बना लिया, ताकि भविष्य में अगर कोई ऐसा विद्रोह हो तो ये राजा अंग्रेजों के लिए ढाल का काम करें। तो वो दया असल में एक पॉलिटिकल सर्वाइवल स्ट्रेटेजी थी। खैर, अगर अभी तक याद हो गया तो कमेंट में लिखो, हिस्ट्री अब इजी है। हाँ। और मुझे लगता है कि इस डीकोडिंग के बाद अब चीजें बहुत विजुअल हो गई होंगी। तो क्लास, अब वक्त है एक छोटे से रैपिड फायर गेम का। अपने दिमाग में इमेजिन करो कि आपके सामने कुछ शब्द है और आपको धागों से उन्हें सही जगह मिलाना है। चलिए देखते हैं पुरानी ट्रिक्स कितनी याद है। पहला शब्द है कॉर्न। कॉर्न यानी भुट्टा, खेत, मतलब स्थायी बंदोबस्त और कॉर्नवालिस। बिल्कुल सही। दूसरा शब्द बैटिंग। बैटिंग करके बुराइयां बाउंड्री पार, मतलब सती प्रथा का अंत और विलियम बेंटिक। और तीसरा रेल और दाल। दाल में काला था, मतलब डलहौजी और उसकी हड़प नीति। एकदम परफेक्ट। अब इस लिस्ट में मैं 2 नए छुपे हुए नाम पेश कर रही हूँ जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। पहला नाम है जेली। जेली? ये तो बहुत अजीब शब्द है इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। जेली मतलब लॉर्ड वेलेस्ली। ट्रिक ये है कि राजाओं को जेली की तरह मीठा बोलकर फंसा लेना। हाँ, मतलब वेलेस्ली की सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस। बिल्कुल। ये संधि तो सच में ब्रिटिश कूटनीति का एक मास्टर स्ट्रोक थी। वेलेस्ली ने देसी राजाओं को बिना लड़े पंगु बना दिया था। उसने राजाओं से कहा कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन आपको हमारी ब्रिटिश सेना का खर्च उठाना होगा और अपने दरबार में हमारा एक रेजिडेंट बिठाना होगा। मतलब राजा अपने ही खर्चे पर अपनी आजादी अंग्रेजों को बेच रहे थे। और अब आखिरी छुपा हुआ नाम, कर्जा और टूटना। कर्जा मतलब लॉर्ड कर्जन और टूटना मतलब 1905 का बंगाल विभाजन। एकदम सही। कर्जन ने बंगाल को प्रशासनिक सुविधा का बहाना देकर 2 हिस्सों में तोड़ दिया, जबकि असलियत ये थी कि बंगाल उस वक्त भारतीय आजादी की लड़ाई का नर्व सेंटर बन चुका था। कर्जन हिंदू और मुसलमानों के बीच एक गहरी राजनीतिक खाई पैदा करना चाहता था और यही फूट डालो और राज करो की नीति थी। अगर ऐसे पढ़ाई समझ आ रही है तो लाइक नहीं, रिस्पेक्ट बटन दबाओ। लेकिन इन सब ट्रिक्स और कहानियों के बीच ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? क्लास, मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए एक अंधेरी रेलवे ट्रैक की तस्वीर की कल्पना करें। रात का सन्नाटा है और उस ट्रैक पर डलहौजी के जमाने की एक पुरानी भाप वाली ट्रेन तेजी से जा रही है। वो ट्रेन जिसे हम भारत में विकास का प्रतीक मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या वो रेलवे सच में भारतीयों की सुविधा के लिए बनाई गई थी या फिर देश के अंदरूनी हिस्सों से
किसानों के खेतों से कच्चा माल और कपास लूटकर सीधा बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो माल जल्दी से जल्दी ब्रिटेन की फैक्ट्रियों तक पहुंच सके। हाँ, और अगर भारत के किसी भी हिस्से में, किसी भी गांव या शहर में विद्रोह भड़के तो ब्रिटिश सेना को उसी ट्रेन में भरकर रातों रात वहां पहुंचाया जा सके उस विद्रोह को कुचलने के लिए। बिल्कुल। तो इस सब का असली मतलब क्या है? इतिहास में जो हमें सतह पर दिखता है, वो निर्माण, वो सुधार, वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। हर उस रेलवे ट्रैक, हर उस नीति के पीछे एक गहरा साम्राज्यवादी स्वार्थ और असली राजनीति काम कर रही थी। और इतिहास का टॉपर वही बनता है जो इस राजनीति को पढ़ना सीख जाता है। और यही वजह है कि इतिहास को सिर्फ रटने के बजाय उसके पीछे के डिजाइन को डिकोड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आग में इंस्टॉल कर दिया है। अब एग्जाम में अगर गवर्नर जनरल वाला क्वेश्चन आया तो दिमाग नहीं, आज वाली ट्रिक खुद आंसर लिखवाएगी। फायर। इस पूरी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर तुरंत डाउनलोड कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम की तरह बाद में देखेंगे बोलकर भूल मत जाना। और हाँ, अगली क्लास किस टॉपिक पर चाहिए, लेकिन कंडीशन है, नीचे टॉपिक का नाम कमेंट में अपने शब्दों में लिखना है, ताकि अगली बार भी हम उसी टॉपिक को ट्रिक के साथ इजी बना दें, स्टाइलिश। मिलते हैं अगली स्मार्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई स्मार्ट करो, हार्ड नहीं। फायर।